लास्ट हमने आइसोटोप्स डिस्कस किए थे, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो जो सारा ओ लेवल्स में जो कुछ भी आपने पढ़ा था उसको एक तरह से हमने रिव्यू किया था, ठीक है। और उसके बाद आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस की बात की थी, कौन सी प्रॉपर्टीज सेम है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन इज वन ऑफ दोज एलिमेंट्स के, मतलब लाजमी नहीं कि हर एलिमेंट के आइसोटोप्स हों, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है इसके आइसोटोप्स नहीं होते। और इसी तरीके से एल्यूमिनम, एल्यूमिनम के आइसोटोप्स नहीं है, ठीक है। यही वजह है कि अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर जो है वो जो एटॉमिक मास है ये मतलब 19.0। इसके अलावा भी कुछ आपको एलिमेंट और भी मिलेंगे, बट मोस्टली मतलब जैसे फ्लोरीन हो गया, एल्यूमिनम हो गया, तो इनके आइसोटोप्स नहीं। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके मतलब फॉर एग्जांपल टिन है, टिन के यानी कहने के इसके सबसे ज्यादा आइसोटोप्स हैं, 10 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इसके 10 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। तो मतलब लाजमी नहीं है कि हर एलिमेंट के आइसोटोप्स हों। और दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की कि जिसके भी आइसोटोप्स होंगे तो उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो डिफरेंट होगी, कुछ की ज्यादा होगी, किसी किसी कोई एक आइसोटोप आपको नेचर में ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दी अदर वन। तो ये हमने कल सारी बात की थी, ठीक है। उसके बाद हाउ टू फाइंड द रिलेटिव अबंडेंस के थ्रू जो है वो एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करना है। और फिर लास्ट में हमने ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये टॉपिक स्टार्ट किया था, इसी को आज हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो बेसिक पर्पस है कि व्हाई वी डू, आइदर वी डू द मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड। अगर एलिमेंट की कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या होगा, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स, किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं ये फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। एंड सेकेंडली देयर रिलेटिव अबंडेंस, कि वो जो आइसोटोप्स हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस, कौन सा आइसोटोप नेचर में कितने परसेंट पाया जाता है। और लास्ट में फिर अब एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ये मैंने आपसे कहा था कि ये हम A2 में, सॉरी, ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए जी, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं आगे। तो अब सबसे पहले एक चीज तो ये ध्यान में रखें कि मतलब हाउ मास स्पेक्ट्रोमीटर वर्क, ये आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब किस तरह से काम करता है, उसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में जो हमें क्वेश्चन आने हैं वो डायरेक्ट हमें ग्राफ दिए जाएंगे और हमें उन ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना होगा, या उन ग्राफ्स के थ्रू AR फाइंड आउट करना होगा, या किसी पर्टिकुलर आइसोटोप की अबंडेंस फाइंड आउट करनी होगी। तो हमें डायरेक्ट जो है वो एंड रिजल्ट दिया जाएगा और हमने सिंपल उस ग्राफ को रीड करना है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसे काम करता है, या उसमें क्या किस तरह से उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, एपरेटस किस टाइप का है, तो वो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो आगे ग्राफ आपको मतलब हमने पढ़ना है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जस्ट बेसिक जो उसका आप कह लें कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह से काम कर रहा होता है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में ही एक हमारे पास सेक्शन आ जाता है। इट रीड्स स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को एनालाइज करता है, मतलब आपको एक ग्राफ देगा और उस ग्राफ को हमने एनालाइज करके फाइंड आउट करना होगा या डिड्यूस करना होगा कि किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और उनकी अबंडेंस क्या है। अच्छा, अब मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये सिंपल आप ये समझ लें कि ये एक तरह से बिल्कुल एक टनल की तरह से है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल सी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से एक टनल की तरह है। अब इसमें आपके पास यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास एक हीटेड फिलामेंट है, ठीक है, जिसमें से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, हीटेड फिलामेंट, कोई भी मेटल हो सकता है ये, विच इजेक्ट्स हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ से क्या इजेक्ट हो रहे हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपका जो सैंपल है, मतलब जिसका आपने मास स्पेक्ट्रम लेना है, वो स्पेक्ट्रम जो है वो इसमें वो सैंपल जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो लेट्स से कि यहाँ से हम जो है वो सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। So this is from where we introduce the sample into the mass spectrometer.
ठीक है, अब ये सैंपल कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल नाम दे देते हैं एक्स। अच्छा, अब जो भी सैंपल आप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं दैट मस्ट बी इन वेपराइज्ड फॉर्म, मतलब गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप सैंपल इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मस्ट बी इन वेपराइज्ड फॉर्म, गैसियस फेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज आपने ये सैंपल के पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें एंटर होते हैं, ठीक है, गैसियस सैंपल। और यहाँ से ये जो हमारा हीटेड फिलामेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इमिट होते हैं, ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इमिट होते हैं और ये आके सैंपल के पार्टिकल से टकराते हैं। ये तेजी से आके, मतलब यूँ समझे कि यहाँ पे हमारे पास ये हमारा सैंपल का पार्टिकल है एक्स, और इस पे कौन आके इसको, मतलब इसको आके हिट कौन कर रहा है, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो इसको आके हिट करता है। और जैसे ही आके इसको हिट करता है, सपोज आप इसको यूं समझ लें कि ये हमारा पार्टिकल है एक्स, ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ कर लें, लेट्स सपोज ये इसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही हमारा ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, हीटेड फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये जब इससे आके टकराता है, दिस इज अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जब इससे आके टकराता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो उसके नतीजे में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन है जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, क्योंकि हमने आयनाइजेशन पहले ही पढ़ी हुई है, तो आयनाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स तेजी से आके इसको हिट करेंगे, तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेंगे, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये लॉस हो जाएगा। तो सिंपल इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है इट हिट्स दी सैंपल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट इट वुड रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स एक्स प्लस, ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, ये आयोनाइज हो जाएगा, प्लस यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो दी एक्स गेट्स आयोनाइज्ड, ये क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। मतलब ये पूरा प्रोसेस, ये जो हीटेड फिलामेंट था, इस फिलामेंट का काम क्या है कि इसने सैंपल के पार्टिकल्स को आयोनाइज करना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट कराना है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? सर दो इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? एक तो जो हमने हिट किया, जो उससे आके टकराया, दूसरा उसने मतलब जब आके टकराया अपनी एनर्जी लॉस की, और दूसरा जो एक्स ने लॉस किया। समझ आ रही बात? यानी एक जी तो सर। यही इलेक्ट्रॉन है, एक तो यही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इसने लॉस किया है, ठीक है। तो जो ये लॉस कर रहा है, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, टोटल दो इलेक्ट्रॉन। वो जस्ट सिंपल मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपने कोई इक्वेशन वगैरह लिखनी नहीं है, ठीक है, ये जस्ट सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इससे आके टकरा रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो ये टोटल दो इलेक्ट्रॉन, प्लस मेन हमें ये रिक्वायर्ड है आयोनाइज्ड सैंपल पार्टिकल। तो जो आपका वेपराइज्ड सैंपल था उससे जब इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे तो वो किस में चला जाएगा, आयोनाइज्ड फेज में चला जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात? सर जी सर। जी। सर ये जो सैंपल है वो एक एलिमेंट है, तो फिर जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी किसी एलिमेंट के होंगे, मतलब सेम के होंगे या डिफरेंट के होंगे? देखें, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पार्ट, मतलब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि यहाँ पे ऑब्वियसली ये कोई ना कोई मेटल है, ठीक है, अब ये कोई ना कोई मेटल है, ये टंगस्टन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। तो अब एक दफा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जबकि जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में आ गया तब आप ये नहीं कहेंगे कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का हो जब वो लॉस हो गया तो वो मतलब सेम मास सबका सबका सेम है, 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज सेम है। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से एलिमेंट से लॉस हुआ है। मेन जो चीज़ है वो ये कि ये इतनी तेजी से, मतलब इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हम इसको जो बार बार कह रहे हैं, मतलब इसमें इतनी एनर्जी है कि जब ये किसी एलिमेंट से जाकर टकराएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को लॉस करा सकते हैं। जी, क्लियर है ये बात? ओके सर। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जब ये मतलब पहला स्टेप क्या हुआ, वेपराइजेशन। हम अगर इसको स्टेप्स की फॉर्म में देखें तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या था कि आपने वेपराइज किया सैंपल को, मतलब स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर होने से पहले उसको वेपराइज कर दिया गया। फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ, आयनाइजेशन, ठीक है। और ये आयनाइजेशन कैसे हुई कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ने आके हिट किया। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे सैंपल के पार्टिकल्स हैं, नाउ दे आर आयोनाइज्ड, ठीक है, इनके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है, तो ये आयोनाइज्ड हो गए।
अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो अब चीजें यहाँ पे मतलब आप कह लें अगला जो स्टेप होगा, यहाँ से इसको हम एक स्लिट में से जो है वो गुजार सकते हैं, यानी आप कह लें कि बिल्कुल स्मॉल ओपनिंग्स होगी। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल ये जो मतलब ये स्मॉल ओपनिंग है, समझ लें दिस इज स्लिट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जो सैंपल के पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से इजेक्ट होते हैं, यहाँ से रिलीज निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, और यहीं पे हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। समझे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई की जाती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से दिया जाता है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से दिया जा रहा होता है, ये आप कह लेंगे थ्रू आउट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चल रही होती है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। अब हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगी, नेगेटिव चार्ज किस तरह से रखा गया होगा। बस सिंपल हमने यहाँ पे ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका काम क्या है कि ये सैंपल के जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं इनको एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इनको एक्सेलरेट करेगा। तो आयनाइजेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये कि जो हमारे सैंपल के आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं इनको स्पीड मिले और ये तेजी से यहाँ से जो है वो पास यहाँ से पास आउट हो। ठीक है, और ये तेजी से यहाँ से जो है वो पास हो रहे हैं। समझ आ रही बात बेटा? मतलब आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, ये हमने सिंपल नाम दिया दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एडजस्ट की गई है कि जो भी हमारे सैंपल के पार्टिकल्स हैं वो स्पीड अप हो जाए, दे स्पीड्स अप, और ये तेजी से यहाँ से जो है वो मतलब जो भी इनकी पहले स्पीड थी जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होते हैं। अब क्योंकि मैं पहले ये बात कर चुका हूँ कि हमें कोई डिटेल में इंस्ट्रूमेंटेशन के नहीं जाना, कोई आपसे यहाँ पे ये चीज नहीं पूछेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है। जस्ट सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि जी एक्सेलरेट होते हैं। कैसे एक्सेलरेट होते हैं? बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई की जाती है कि ये तेजी से यहाँ से जो है वो पास होते हैं। ठीक है, उनकी स्पीड जो है वो मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये इस तरह से अप्लाई की जाएंगी कि ये तेजी से यानी इनकी स्पीड हो जाए। तो पहला स्टेप क्या हुआ? वेपराइजेशन। अगला स्टेप क्या हुआ? आयनाइजेशन। और तीसरा स्टेप आपने इसको क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी स्पीड बढ़ गई है। कौन से पार्टिकल्स की? पॉजिटिव आयंस की। तो तीसरा स्टेप हो गया एक्सेलरेशन। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है, यानी अब यहाँ पे ये टनल बेंड होना शुरू होती है, वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो समझ लें कि ये इसकी फील्ड लाइंस हैं। लेट्स सपोज ये इसकी फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, अब ये जैसे ही आपके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इस एक्सटर्नल फील्ड से पास होंगे, तो ये आपने मतलब वो लेवल्स में भी फिजिक्स में पढ़ा हुआ कि जो मूविंग चार्ज है इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे तो दे वुड डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ, ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, व्हेन दे पास थ्रू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करेंगे और उस डिफ्लेक्शन के बाद जो है आगे हमने डिटेक्टर जो है वो लगा रखा होगा। ठीक है, इससे आगे क्या है, यानी एक्सेलरेशन के बाद जो चौथा स्टेप है, एक्सेलरेशन एक दफा इसको समझ लें फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन लेता हूँ। एक्सेलरेशन के बाद जो चौथा स्टेप है दैट इज डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? डिफ्लेक्शन हो रही है। और डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल जब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो दे वुड डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ, ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और उसके आगे हमने लगा रखा होगा डिटेक्टर। ठीक है, उसके आगे हमने यहाँ पे सिंपल डिटेक्टर जो है वो लगा रखा है। समझे, ये डिटेक्टर स्क्रीन है। ठीक है, ये इससे आके टकराएंगे और ये जो डिटेक्टर स्क्रीन है ये फिर इसके आगे एम्पलीफायर होगा जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा। और उससे आगे जो है वो समझे कि यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन होगी जहाँ पे आपको कुछ ग्राफ जो है वो टाइप का मिलेगा। ठीक है, दिस वुड बी अ रिकॉर्डर। ये सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके तो फिर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ग्राफ बना के दे देगा। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है इसको मैं एक दफा जरा फिर दोबारा से आपको मतलब डिस्कस करते हैं कि पहला स्टेप क्या हुआ? वेपराइजेशन। आपने सैंपल्स को वेपराइज किया। अगला स्टेप आयनाइजेशन। सैंपल्स आयोनाइज हो गए, पॉजिटिव चार्ज
जनरेट हो गया, सैंपल के पार्टिकल्स ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, दे गेट पॉजिटिवली चार्ज, देन दे गेट एक्सेलरेटेड बाय पासिंग देम थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया, जिसकी वजह से इनकी स्पीड जो है वो कई टाइम्स इंक्रीज हो गई। Then these sample particles, these high-speed positively charged particles, they pass through an external magnetic field, and when they pass through this external magnetic field, they get deflected from their path. अब देखें होता क्या है। सपोज अगर हम कहें कि जो सैंपल है x, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस x के दो आइसोटोप्स हैं। बेसिकली हम यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो x है इसके दो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, x के दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास है 10 और एक का मास है 12, ठीक है। जस्ट हम एक मतलब हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल हमने ले लिए। तो हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, x के 10 और 12। सैंपल आपने इसमें ऑब्वियसली होंगे कुछ x12 होंगे। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरते हैं तो इनका जो आप कह लें कि पाथ वो सेम होता है। अच्छा जी, चले फिर इसको देख लें एक दफा दोबारा कि हमने सिंपल क्या किया कि यहाँ से जब ये पार्टिकल्स एक्सेलरेट हुए, अब जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरे हैं तो हमने कहा कि ये दो आइसोटोप्स हैं, x10 है, x12 है, और दोनों मतलब x के पार्टिकल्स हैं। तो जब तक ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हैं तो दे फॉलो अ सेम पाथ। बट जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो ये डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर, deflection in the mass spectrometer when ionized particles pass through the external magnetic field depends on charge to mass ratio, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब हमें पता लगेगा कि कितने आइसोटोप्स हैं। जो डिफ्लेक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है इट डिपेंड्स ऑन चार्ज टू मास रेशियो। तो अब चार्ज टू मास रेशियो सिंपल क्या है, लेट सपोज मैं कहूँ कि जी दो पार्टिकल्स हैं, एक x10 है प्लस, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरा x12 है, इसके ऊपर भी +1 चार्ज है। तो x10 का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, इसका मास है 10, ठीक है, और इसका चार्ज है +1, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या आ गया 10। और x12 का मास है 12 और इसका भी चार्ज है +1, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या आ गया 12। तो मतलब x12 का चार्ज टू मास रेशियो हाई है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E/m, ठीक है। E/m क्या कहलाता है, चार्ज टू मास रेशियो। E/m इज चार्ज टू मास रेशियो। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x12 है दिस इज अ हायर चार्ज टू मास रेशियो। तो जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है, उसका डिफ्लेक्शन जो है, यानी इसमें आप ये कह लें कि ये लाइटर पार्टिकल है और दोनों डिफरेंट पॉइंट्स के आप ऊपर आके हिट करेंगे, ठीक है। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे आके हिट कर रहा है, दोनों का चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आके हिट कर रहे हैं। तो जो डिफ्लेक्शन है, पाथ से जो डिफ्लेक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हों, एक में अब लाजमी तो नहीं है कि सब एक जितना आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन लॉस करें। सपोज एक्स है, जब आपने एक्स को आयोनाइज किया तो हमारे पास एक्स के 10 एटम्स थे, ठीक है। अब इन 10 एटम्स में से कोई एक एटम, यानी जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आके हिट करेंगे, तो अब लेट सपोज मेरे पास ये 10 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 10 पार्टिकल्स हैं, किसके, एक्स के 10 पार्टिकल्स हैं। तो अब ये जो एक्स के 10 पार्टिकल्स हैं, जब हम इनको आयोनाइज कर रहे होंगे, मैं बिल्कुल स्टार्ट से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब हम इसकी आयोनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये 10 पार्टिकल्स आयोनाइज होंगे तो इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, डिपेंडिंग कि जी कितने इलेक्ट्रॉन उसको आके हिट कर रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो एक्स के 10 पार्टिकल्स हैं, हो सकता है किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हो उस पर +2 चार्ज आ गया, किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हो तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ गया, ठीक है। अब फिर इनमें से किसी का मास 10 होगा, किसी का मास 12 होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि चार्ज डिफरेंट हो सकता है। बट यहाँ पे हमने एक अजम्पशन लेके चलना है कि हम ये +2 और +3 को जो है वो डिस्कस ही नहीं कर रहे होते, ठीक है।
यानी जितने भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपने चार्ज ये अज्यूम करना है कि सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं दे ऑल हैव लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो हम +1 चार्ज के साथ ही जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो +1 चार्ज के साथ ही होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ पार्टिकल्स ने +2 लॉस किया हो, कुछ ने +3 लॉस किया हो। ठीक है, किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो, किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हो। ठीक है, बट जो आपके पास जो क्वेश्चन आने हैं मोस्टली यानी 100% केसेस में यही होता है कि हम +1 चार्ज के साथ ही चल रहे होते हैं। जितना चार्ज बढ़ता जाएगा डिफ्लेक्शन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा तो डिफ्लेक्शन भी, क्योंकि जब आप चार्ज बढ़ाएंगे तो मतलब लेट सपोज अगर किसी पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 और उसके ऊपर चार्ज है +2। ठीक है, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या बनेगा, 10/2 = 5। ठीक है, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो है 5। और जिसका यानी यही सेम पार्टिकल था बट इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो इसका चार्ज टू मास रेशियो बना 10। तो कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा? सर 10 फाइव वाला ना। वाला, 5 वाला। जी, 5 वाला डिफ्लेक्ट करेगा। जितना चार्ज ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका चार्ज ज्यादा है तो मास और मतलब चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कम हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। जितना चार्ज यानी सिंपल मैं इसको यूं कह देता हूँ कि जो डिफ्लेक्शन है, आप इसको आसान कर लें, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। जितना डिफ्लेक्शन, जितना चार्ज बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी। एंड डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी। ठीक है, मास जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी। तो अब अगर हम सिंपल ये कहें कि जो हमारे पास दो पार्टिकल्स थे, फॉर एग्जांपल X10 और X12, दोनों का चार्ज सेम था, तो यहाँ पे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन करेगा? 10 वाला। 10 वाला। ठीक है, ये लाइटर पार्टिकल है तो जो लाइटर पार्टिकल होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, जो हैवियर पार्टिकल है वो कम डिफ्लेक्ट करेगा। बट अगर चार्ज का डिफरेंस आएगा तो फिर आप चार्ज, यहाँ पे हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें चार्ज सेम ही होता है, +1 चार्ज के साथ हम देख रहे होते हैं। ठीक है, बट फिर भी हमने दोनों चीजें डिस्कस कर ली कि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। जितना चार्ज बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगी। और बाद वक्त चार्ज इतना बढ़ जाता है, ये +2 और +3 हम क्यों अज्यूम नहीं कर रहे होते, उसकी वजह ये होती है कि जो जितना चार्ज बढ़ेगा तो बाद वक्त मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई +3 पार्टिकल है तो उसकी डिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो डिटेक्टर को हिट ही नहीं करेगा, वो इस पॉइंट पे आकर हिट कर गया लेट सपोज। ठीक है, तो वो डिटेक्टर तक पहुंचा ही नहीं। तो मोस्टली ये जो +1 वाले पार्टिकल्स होते हैं दे कैन इजिली हिट द डिटेक्टर। ये डिटेक्टर को आके हिट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे एंड दे कैन बी इजिली डिटेक्टेड। जितना चार्ज बढ़ता जाएगा डिटेक्टर को हिट करने के चांसेस भी उतने कम होते जाएंगे, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो डिटेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से हम +2 या +3 को डिस्कस ही नहीं कर रहे होते, सिर्फ +1 चार्ज के साथ ही चलते हैं। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई बेटा? अब अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछें। ये तो हमने सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग मतलब जो किस तरह से ये काम करता है मैंने ये डिस्कस किया। ग्राफ कैसा आएगा वो आगे चल के पढ़ते हैं। बट यहाँ सर, तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा। अब आपने कहा सर कि एक्स के पार्टिकल्स होते हैं तो उन सबका मास डिफरेंट होता है। जाहिर सी बात है, अगर एक्स के दो आइसोटोप्स हैं तो दोनों का मास डिफरेंट होगा ना बेटा। जी, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स अगर होंगे, अगर आपने लेट सपोज 100 एटम्स क्लोरीन के एंटर किए, अगर मैं क्लोरीन के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहा हूँ और मैंने 100 एटम क्लोरीन के एंटर किए, तो इन 100 एटम्स में से मुझे मालूम है 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन, मुझे पता है इन 100 में से 75, क्योंकि ये तो हम पहले पढ़ चुके ना, 75 क्लोरीन जो है वो Cl35 है और 25 क्लोरीन Cl37 है, तो इसका मास ज्यादा है। ठीक है, और इसका मास कम है, तो अगर ये प्लस चार्ज बनाएगा ये प्लस चार्ज बनाएगा तो इसका मास क्योंकि कम है इसका Cl35 का, तो इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, ये अलग पॉइंट पे आके हिट करेगा, ये अलग पॉइंट पे आके हिट करेगा। जी समझ आइए ये बात? जी सर। हाँ जी, और इसके अलावा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा, क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, तो अब देखें इसमें टोटल कितने स्टेप्स हो गए, 5 स्टेप्स हो गए। हम इसको सिंपल इस तरह से देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है, वेपराइज, वी। दूसरा स्टेप क्या है, आयनाइजेशन, आई। थर्ड स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन, ए। फोर्थ स्टेप
डिफ्लेक्शन डी, और फिफ्थ स्टेप डिटेक्शन डी। तो ये बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, इन 5 स्टेप से गुजर के जो आपके एटम्स हैं, जो सॉरी आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं, डिटेक्टर को आके हिट कर रहे हैं, और हमें एक ग्राफ मिल जाता है जहां से हम ये बता सकते हैं कि इस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और इनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। तो वर्किंग के लिए बस सिंपल ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं: वेपराइजेशन, आयनाइजेशन, एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन एंड देन फाइनली डिटेक्शन। और डिटेक्ट सिर्फ कौन से पार्टिकल्स होते हैं? वी इन मास स्पेक्ट्रोमीटर it can only detect पॉजिटिव आइंस। ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव आइंस डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है आपके पास कोई एक्स का कोई ऐसा भी एटम हो जिसके साथ इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लाजमी तो नहीं है ना कि हर एक्स का पार्टिकल आयोनाइज हो सकता है कोई इतनी तेजी से निकल जाए कि उसको इलेक्ट्रॉन हिट ही ना करें और वो बगैर आयोनाइज हुए जो है वो एक्सेलरेटर में से पास हो जाए। ठीक है, तो देर आर चांसेस कि सम ऑफ दी सैंपल पार्टिकल्स वुड नॉट गेट आयोनाइज्ड, तो दे वुड नॉट बी डिटेक्टेड ऑन दिस डिटेक्टर। ठीक है, वो यहाँ पे सिंपल हम वैक्यूम लगाते हैं और वहां से उसको, मतलब आप कह लें कि दे वुड बी लॉस्ट इन दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर। सिंपल, ज्यादा डिटेल में हम जाते ही नहीं, बस उसको इतना ध्यान में रखें कि जो भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आयोनाइज नहीं हुए या जो पॉजिटिव आइंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आगे चल के हम फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इट कैन ओनली डिटेक्ट पॉजिटिव आइंस। Rest of the particles would be lost in the mass spectrometer. Rest of the particles will be lost in the spectrometer. हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है सबको? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखें, अब आ जाते हैं हम कि हमें ग्राफ किस टाइप का मिलता है। ठीक है, ये आपके जो आपके आइसोटोप्स हैं, सपोज अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास जो सैंपल एलिमेंट था, ठीक है, दैट वाज बोरॉन। ठीक है, बोरॉन जो है ये सैंपल एलिमेंट था, और बोरॉन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, B10 और B11। ठीक है, बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, B10 एंड B11। ठीक है, अब सपोज आपने बोरॉन को मास स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर किया, ठीक है, और बोरॉन के पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से एंटर हुए, आयोनाइज हुए, आयोनाइज होने के बाद स्लिट से पास हुए, एक्सेलरेटर में से पास हुए, एक्सेलरेटर के बाद डिटेक्टर में आए, और डिटेक्टर से होने के बाद एक ने यहाँ के हिट किया, एक ने यहाँ के हिट किया। ठीक है, ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन होगा? B10, यानी हमें 2 किस्म के आइंस मिलेंगे, B10 प्लस, B11 प्लस। तो ज्यादा जो डिफ्लेक्ट होगा पाथ से वो B10 होगा, और B11 जो है वो कम डिफ्लेक्ट होगा। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा बेसिकली, ठीक है, ग्राफ ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो ग्राफ होगा, पहले तो एक्सिस देख लें। इसमें वाई एक्सिस के ऊपर होगी रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं, या इंटेंसिटी, बाज़ औक़ात लिखा होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो लेट सपोज दिस वुड बी रिलेटिव अबंडेंस जी। तो रिलेटिव अबंडेंस, या बाद जगहों पे ग्राफ में आपको इंटेंसिटी लिखा हुआ मिलेगा, तो एक ही बात है, अबंडेंस हो या इंटेंसिटी हो। और एक्स एक्सिस पे क्या होगा जी, कोई बताएगा? एटॉमिक नंबर होंगे, वो एटॉमिक मास होंगे। सर नंबर ऑफ मास टू आइसोटोप। नंबर ऑफ आइसोटोप, बट वो हम किस मतलब क्या यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? दैट वुड बी मास टू चार्ज रेशियो, M/E। ठीक है, आपने किस बेसिस के ऊपर एटम्स को डिफरेंशिएट करना है? उनके मास टू चार्ज रेशियो की बेस के ऊपर। ठीक है, अब चार्ज तो हमने पहले ही कह दिया सबका चार्ज, यानी यहाँ पे हम +1 आयन ही अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी मास होगा वही मास टू चार्ज वैल्यू होगी। क्योंकि अगर B10 है तो B10 का, अगर B10 प्लस है तो इसका मास 10, इसका चार्ज 1, तो आंसर पे आ गया 10। तो फॉर ऑल दोज आयंस व्हिच हैव अ चार्ज ऑफ +1, देयर मास टू चार्ज रेशियो वुड बी इक्वल टू देयर मास। ठीक है, मास के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हमें 2, मतलब अब ये जो ग्राफ होगा ये स्टिक डायग्राम भी कहलाती है। ठीक है, दिस ग्राफ इज आल्सो नोन एज स्टिक डायग्राम।
इसको स्टिक डायग्राम भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली, या लाइन ग्राफ कहते हैं आप इसको। तो अब यहाँ पे हमें दो पीक्स मिलेंगी, ठीक है। सपोज एट 10, ये 10 हो गया और ये 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो पीक्स मिलेंगी, एक 10 पे पीक मिलेगी और एक 11 पे पीक मिलेगी, ठीक है। और इस मतलब आप कह लें कि पीक हाइट, ठीक है, जो पीक हाइट है इट गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइट। नंबर ऑफ पीक्स गिव द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स। पहली चीज क्या हो गई कि ये जो स्टिक डायग्राम है इसमें नंबर ऑफ पीक्स गिव्स द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। हमने क्या कहा था, मास स्पेक्ट्रोमेट्री किस लिए की जाती है, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो नंबर ऑफ पीक्स गिव द नंबर ऑफ आइसोटोप्स के किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। नंबर टू, द पीक हाइट, peak height gives the relative abundance of a particular isotope, relative abundance, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जी दो पीक्स हैं, दैट मींस बोरॉन के कितने आइसोटोप्स हैं, बोरॉन हैज टू आइसोटोप्स, ठीक है। और नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे तो इनकी जो पीक हाइट्स हैं वो गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कह दिया कि जी इसकी जो अबंडेंस है 19.9 और इसकी अबंडेंस होगी 80.1, ठीक है। तो ये इस तरह से गिवन होंगी और आपने जो सिंपल ये है वो इसको मतलब वैल्यूज यहाँ से लेके फॉर्मूला हमने कल भी डिस्कस किया था उसमें पुट करेंगे और रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब पीक हाइट का जो रेशियो आपको दे दिया जाएगा या इस तरह से रिलेटिव अबंडेंस दे दी जाएगी तो आप सिंपल जो है वो ए आर फाइंड आउट कर सकेंगे। ये सिंपल ग्राफ है, समझ आ रही है बात। ये B11 है, सॉरी मैंने B10 लिखा हुआ है। हाँ जी, क्लियर हो रही है बेटा बात। जी सर। जितने आइसोटोप्स होंगे उतनी पीक्स होंगी और हर पीक की जो हाइट है वो उस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस होगी। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि जी मुझे बताएं व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, चलें शाबाश जल्दी से निकालें, कैलकुलेट करें। सर 10.8। 10.8, जी बेटा सबका आंसर आ गया है। जी सर 10.8। अच्छा जी, ये देखें ये बोरॉन दिस इज 10.8, ये आपने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अब, यानी ये सिंपल हमने कैसे सॉल्व कर लिया कि बोरॉन का यानी पहले आइसोटोप का मास ए आर के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, पहले आइसोटोप का मास 10 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस 19.9 प्लस दूसरे आइसोटोप का मास 11 मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस 80.1 और फिर इनको दोनों को डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है। और फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, दैट वुड बी 10.8। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा। नहीं सर। आसान सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये सॉल्व करें फिर हम कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमें तीन पीक्स मिल रही हैं, एक मिल रही है एट 16, एक मिल रही है एट 17 और एक मिल रही है एट 18, ठीक है। तो 16 वाली जो पीक है, लेट सपोज दिस इज द पीक एट 16, दिस इज द पीक एट 17 और ये पीक है एट 80, ठीक है। तो 16 वाली जो पीक है इसकी अबंडेंस है 99.76 और 17 वाली पीक है 0.04 और 18 वाली पीक है 0.20। अब क्वेश्चन सिंपल क्या है, ठीक है, ये रिलेटिव अबंडेंस आ गई और ये मास टू चार्ज रेशियो। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट। ये सिंपल आप कह लें कि कैलकुलेट द AR of this element to two decimal places। चलिए शाबाश, जल्दी से आंसर बताएं क्या आएगा।
16. 2 डेसिमल प्लेसेस। सर 16.00 है। 16.00। हाँ जी, सबका यही आंसर आया है। जी सर। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। दिस वुड बी 16.00। सिंपल, आपने 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 99.76 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 0.004 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 0.20 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 16.00। ठीक है जी, ये सिंपल सा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। सिंपल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। बट पेपर में सवाल बातों का थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, तो हम जरा कुछ क्वेश्चंस अब पास पेपर में से देखते हैं, P2 में से। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अ नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ सीरियम कंटेन्स ओनली 4 आइसोटोप्स। ठीक है, सीरियम के कितने आइसोटोप्स हैं? 4 आइसोटोप्स हैं। डेटा फॉर 3 ऑफ द आइसोटोप्स आर शोन इन द टेबल। ठीक है, 3 आइसोटोप्स का डेटा गिवन है, सीरियम 136, सीरियम 138, सीरियम 140, और सीरियम 142 का आपको रिलेटिव आइसोटोपिक मास भी निकालना है, परसेंटेज अबंडेंस भी निकालनी है। द AR रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है इसका? 140.116। यूज दिस डेटा टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द फोर्थ आइसोटोप इन दिस सैंपल ऑफ सीरियम। ठीक है, आपको इसके चौथे आइसोटोप का रिलेटिव आइसोटोपिक मास फाइंड आउट करना है और गिव योर आंसर टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हाँ जी, हो जाएगा ये सवाल? जी सर। ठीक है, चलें आप अपने तौर पे भी करें और मैं भी इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और फिर उसके बाद आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी होगी, बताएं? सर फोर्थ की परसेंटेज अबंडेंस। फोर्थ की परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, पहले 3 की अबंडेंस गिवन है, फोर्थ की अबंडेंस फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो हम इसकी अबंडेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सीरियम 142 दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द परसेंटेज किसके बराबर होता है? 100। 100 में से माइनस कर देते हैं बाकी सबकी परसेंटेज को, 0.185 प्लस 0.251 प्लस 88.450। क्या आ रहा है आंसर? सर 11.11। 11.11। ठीक है, ये हमारे पास परसेंटेज अबंडेंस आ गई सीरियम 142 की। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास। तो उसके लिए हम इसको फॉर्मुलाइज करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास ऑफ सीरियम 136 which is 135.907 multiply by its abundance 0.185। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास 137.906 मल्टीप्लाई बाय 0.251, प्लस तीसरा आइसोटोप 139.905, मेरे पास जगह नहीं बची, प्लस 139.905 मल्टीप्लाई बाय इसकी अबंडेंस कितनी है? 88.450, प्लस फोर्थ आइसोटोप का मास, उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं और इसकी परसेंटेज कितनी आई है? 11.11। तो 11.11 एक्स, इसको हमने एक्स सपोज करके डिवाइडेड बाय 100, और ए आर की वैल्यू भी गिवन है तो मैं डायरेक्ट ए आर की वैल्यू लिख देता हूँ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना गिवन है? 140.116। 140.116। जी, क्लियर है बेटा ये? जी सर। चलिए इसको सॉल्व करें, मुझे जरा आंसर बताएं, क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, एक्स के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक्स है, इसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
सर मेरा 7.233 आ रहा है। जी सर मेरा 7.233 आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, ये तो नहीं है। सर 141.96 आ रहा है। 141 पॉइंट। अच्छा देखिए, 96। इसमें यहाँ पे मेंशन है कि गिव योर आंसर टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बताना है आपने। 141.966। 0.966। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर है एमएस में, ये बेसिकली अगर आप ईयर चेक कर लें, ये है March 17 पेपर 22। ठीक है, तो इसमें एमएस में आंसर है 141.915। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लें आप अपने पास, कोई आपने वैल्यूज में है तो गड़बड़ की होगी, या फिर आप उसको अलग अलग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इसको मतलब कहीं पे भी राउंड ऑफ नहीं करें, और लास्ट जो आंसर आना चाहिए वो तकरीबन इतना ही आना चाहिए आपका। वैसे मतलब 916 या 917 भी आ रहा है तो चले ठीक है, बट ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस देना है आंसर। हाँ जी, और किसी का आया है आंसर? सर मेरा आ गया है। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है। जी बेटा, सर मेरा क्या आ रहा है? 140.85 आ रहा है। हाँ, तो नहीं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी। कैलकुलेटर पे करें, मोबाइल पे नहीं करें पहली बात तो, और सारी वैल्यूज को एक साथ सॉल्व करें। ठीक है, इन कैलकुलेशंस में एक चीज का ख्याल रखा करें कि आप मतलब जो भी कैलकुलेटर पे करें उस मतलब उसी वैल्यू को आगे कंटिन्यू करते जाया करें। कहीं पे भी राउंड ऑफ करके अपने पास आंसर लिखें बीच की वैल्यू को, फिर उसको यूज करेंगे तो आंसर में फर्क आएगा। इसलिए जो स्टार्ट से आप वैल्यूज लेके चल रहे हैं उनको एज इट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो आप मतलब कंटिन्यूसली कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं, तो वही आंसर्स को आप आगे लेके चले ताकि आपके करेक्ट आंसर आए। वैसे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर 141 आ गया है तो बस वो करेक्ट आंसर है, बट फिर भी यहाँ पे जो मतलब एक्चुअल बिल्कुल करेक्ट आंसर के लिए जो है बेहतर यही है कि आप कहीं पे भी राउंड ऑफ ना करें और आंसर को स्टार्ट से लेके एंड तक लेकर आए, उसमें मतलब उसी आंसर को आगे कंटिन्यू करें। जी, आया है किसी का आंसर? सर आ गया आंसर, यही आ रहा है। सर मेरा 141.86 आया। जी बेटा, आंसर आया है किसी का? जी सर आ गया। करेक्ट हो गया है आंसर? सर जिनका नहीं 916 आया, आ रहा 916 आ रहा है ना, ठीक है, 916 सही है, 915 भी सही है, 914 भी सही है। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बट 141 आ गया। बस असल चीज ये है कि आपने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आंसर देना है। ठीक है, हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये क्वेश्चन? है। जी सर। ठीक है, चले एक और सवाल करें या बस करें अब? एक और कर लेते हैं सर। एक और कर लें, चले जी। द कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स एंड आयंस कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम नॉलेज। अब क्योंकि देखिए हमने ये दोनों पार्ट कर लिए ना, जो क्वेश्चन आते हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और आइसोटोप्स में से कंबाइन होकर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो द कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स एंड आयंस कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम नॉलेज ऑफ एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर एंड चार्ज। कंप्लीट द टेबल। ठीक है, ये सिंपल आपको टेबल कंप्लीट करना है। हाँ जी, न्यूक्लियॉन नंबर क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियॉन नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियॉन नंबर सेकंड पार्ट में एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर 23। 26। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूक्लियॉन नंबर 23 प्लस 32 कितने हो गए? 49। 55। कितने? अच्छा, 26 प्लस 32 है, सॉरी। सर 58 हो जाएगा। 58 सही है, 58। ठीक है, और एलिमेंट कौन सा होगा ये? अब आप सिंपल देख लें, एटॉमिक नंबर 26। 26 किसका आयरन। एटॉमिक नंबर है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। ठीक है, तो दिस इज Fe। और चार्ज कितना है इसके ऊपर? 3+। 3+, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो दिस इज 3+। और न्यूक्लियॉन नंबर कितना है? 58। और एटॉमिक नंबर कितना है? 26। ठीक है, बोरॉन occurs naturally as a mixture of two stable isotopes B10 and B11. The relative isotopic mass and percentage abundance are shown. ठीक है, ये भी हमने किया भी है।
अब यहाँ पे क्या है, अगेन आपको B11 की रिलेटिव आइसोटोपिक मास फाइंड आउट, डिफाइन द टर्म रिलेटिव आइसोटोपिक मास। अभी डेफिनेशंस में आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, फिलहाल अभी डेफिनेशंस को छोड़ दें, ये एक साथ ही डेफिनेशंस लिखवाऊं। कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ, क्योंकि वैसे तो आपको मालूम है बट एक्चुअल टर्म्स क्या यूज करनी है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ B11, गिव योर आंसर टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर, शो योर वर्किंग। ठीक है, अब देखें इसमें B10 का आइसोटोपिक मास गिवन है, उसकी अबंडेंस गिवन है, B11 की अबंडेंस आ गई, आइसोटोपिक मास फाइंड आउट करना है। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमें AR जो है वो गिवन नहीं है, तो AR हम सिंपल कहाँ से देख लेंगे, पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे। तो बोरॉन का AR कितना है, 10.8, तो यही 10.8 जो है वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, इसको सॉल्व करें और बताएं क्या वैल्यू आ रही है। 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे AR जो है वो हमें मालूम है कितना है, 10.8 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट B10 का आइसोटोपिक मास कितना है, 10.0129 और इसकी अबंडेंस है 19.78, प्लस दूसरा आइसोटोप, उसका आइसोटोपिक मास फाइंड करना है और उसकी अबंडेंस है 80.22x डिवाइडेड बाय 100। जी, आंसर आया किसी का? सर 10.9940 आ रहा है। ठीक है, MS में आंसर है 10.9941, एक ही बात है। हाँ जी, बाकी सबका भी आंसर आ गया है? जी सर यही आया है। ठीक है, तो दिस इज रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ B11। ठीक है, ये B11 का रिलेटिव आइसोटोपिक मास आ गया। ठीक है जी, क्लियर है बेटा ये? अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं सर क्लियर है।